Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So, today is your first maths class of semester 2, and your chapter is Congruence of Triangles. Okay, in this chapter, we learn about congruence through superposition, extend congruence of simple geometrical shapes, example triangles and circles, criteria of congruence by verification, SSS, SAS, ASA, and RHS. SSS means side, side, side. Congruence criteria of congruence of triangles. Second, side angle side criteria. Third, angle side angle. And fourth is RHS. RHS means right एंगल ट्राइंगल्स है ना, कॉन्ग्रेंस अमंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये चार क्राइटेरिया हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज कॉन्ग्रेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस से आप क्या समझते हो, क्या होता है कॉन्ग्रेंस? कॉन्ग्रेंस मीन्स टेक टू स्टैम्प्स, आप दो स्टैम्प लो। स्टैम्प मतलब टिकट होते हैं ना जो लगते हैं, दो एक जैसे टिकट लिया आपने, ठीक है। टेक टू स्टैम्प्स ऑफ सेम डिनोमिनेशंस, प्लेस वन स्टैम्प ओवर द अदर। अब एक स्टैम्प को दूसरे स्टैम्प के ऊपर रखो, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? वन स्टैम्प कवर्स द अदर कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। एक स्टैम्प जो है वो दूसरे स्टैम्प को पूरी कवर कर लेती है। दिस मीन्स दैट द टू स्टैम्प्स आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों जो स्टैम्प है वो एक साइज की है और एक शेप की है। तो सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। तो इसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है। द टू स्टैम्प्स यूज्ड बाय यू आर कॉन्ग्रेंट टू वन अनदर। तो जो आपने दो स्टैम्प यूज की, इसका मतलब वो क्या होगी, एक दूसरे की एकदम कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। तो जो कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मतलब उनका जो साइज है, जो उनका शेप है, वो एग्जैक्टली एक जैसा होता है ना। तो देखो यहाँ लिखा है कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। जो कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे की एकदम जेरोक्स कॉपी होते हैं, ऐसा बोल दो, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसे शेविंग ब्लेड्स इन द सेम पैक। अभी आप देखो पुराने जमाने में से ब्लेड्स आते थे शेविंग करने के, तो एक पैकेट के अंदर से 10 है ना 10 ब्लेड्स निकलते थे। तो वो 10 के 10 आप देखोगे बिल्कुल एक जैसे होते थे, उनकी जो डिजाइन है, उनका जो शेप है, तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए एक दूसरे के, बिल्कुल एकदम एक जैसे। या बिस्किट का पैकेट लेते हो, है ना, बिस्किट्स इन द सेम पैकेट। क्या आप जैसे टाइगर गुड डे का बिस्किट का पैकेट लेकर आए, तो आप देखो कि पैकेट का जो के अंदर जब खोलोगे तो सारे जो बिस्किट्स होंगे उसके अंदर वो बिल्कुल एक ही शेप के होंगे, स्क्वायर होंगे तो सब स्क्वायर ही होंगे, साइज एकदम एक जैसा होगा। जैसे रेक्टेंगल, जैसे पार्ले जी बिस्किट देखो आप, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो सब एकदम एक जैसे शेप और साइज के होंगे। तो ये क्या हो गए, एग्जैक्ट कॉपी हो गए एक दूसरे की। या आप लेटर पैड देखो जिसमें हमें लिखते हैं, राइटिंग पैड जो होते हैं, वो आप लेकर आओ, तो आप एक पेपर निकाल के देखो, उसके नीचे दूसरा पेपर एकदम सेम साइज और शेप का होगा। या जेरोक्स पेपर्स की एक पूरा बंडल आता है, बंडल को खोल के देखो कितनी सारी शीट्स होती है उसके अंदर, सब एक जैसी होती है ना, तो वो सब क्या होगी, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो हम उनको बोलते हैं दीज आर कॉन्ग्रेंस, एक दूसरे के एकदम एक जैसे हैं। Congruence of plane figures. At present, we shall deal with congruence of plane figures only. In one figure is superposed on another, and if the figures cover each other completely, then they are congruent. मतलब अगर हम किसी एक फिगर को उसी के जैसे किसी दूसरे फिगर के ऊपर रख दे, सुपरपोज मतलब वो एकदम एक दूसरे को कवर कर दे, तो वो क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे को उन्हें पूरा कवर कर दिया। सुपरपोज मतलब जैसा मैंने आपको बताया, दो स्टैम्प लिया आपने और एक स्टैम्प ने दूसरे स्टैम्प को पूरा कवर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ढक दिया एक दूसरे, दोनों फिगर कैसे हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब वो दोनों फिगर कैसे हो गई, कॉन्ग्रेंट्स हो गई, प्लेन फिगर। Congruence among line segments. If two line segments have the same length,
सेम लेंथ दैट इज इक्वल, अगर इक्वल लेंथ की दो लाइन सेगमेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, दे आर कॉन्ग्रेंट, तो वो उनको हम बोलेंगे वे कॉन्ग्रेंट है, मतलब एक जैसी है। ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट दे हैव द सेम लेंथ, या फिर आप ऐसा बोलो कि अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। दोनों का मीनिंग एक हो गया ना। इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है इट मींस दे आर कॉन्ग्रेंट, है ना। या फिर इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट दे हैव द सेम लेंथ, दो लाइन सेगमेंट तब कॉन्ग्रेंट हो सकती है जब उनकी लेंथ सेम हो। समझ में आया? अगर कोई आपको बोले दीज टू लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट तो आपको तुरंत क्या समझ आना है, इट मींस इनकी जो लेंथ है इट इज ऑल्सो सेम, वो इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, प्लेन फिगर का समझ में आया? प्लेन फिगर मतलब कोई भी दो फिगर है आपके पास, अगर सी जैसे ये दो पेपर में आपने एक फिगर ड्रॉ की, तो सेम ऐसी ही दूसरी फिगर ड्रॉ की। अब दूसरी फिगर को अगर आप पहली फिगर के ऊपर रखो और वो पहली फिगर को एग्जैक्ट कवर कर दे, मतलब पहली फिगर दिखे ही नहीं नीचे से, एग्जैक्ट अगर कपर सुपरपोज कर दिया उसने, तो इसका मतलब ये जो है कंप्लीटली दे आर कॉन्ग्रेंट। वो कैसी फिगर्स है? कॉन्ग्रेंट फिगर है। ठीक है। लाइन सेगमेंट, अगर दो लाइन सेगमेंट्स की सेम लेंथ है इट मींस दे आर कॉन्ग्रेंट, या इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट होंगी इसका मतलब उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर आपको मैं बोलूं कि ए एंगल का जो मेजरमेंट है वो 40 डिग्री है और ये वाले एंगल का भी मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो इट मींस दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। ऑल्सो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर मेजर्स आर सेम। मतलब आपको एक ही चीज को दोनों तरीके से बताया, ध्यान रखना है कि अगर दो एंगल्स का मेजर सेम है तो वो कैसे एंगल्स होंगे, कॉन्ग्रेंट एंगल होंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंस हैं तो आपको तुरंत क्या समझ आना है, इसका मतलब उनका जो मेजर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, वो तो बात होगी थी किसकी, प्लेन फिगर्स की, लाइन सेगमेंट्स की और एंगल्स की। अब आता है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड when superpose they cover each other exactly। दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब वो एक दूसरे की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे। और जब मैं उसको एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूं और वो एग्जैक्टली उसको कवर कर ले, इट मींस दे आर कॉन्ग्रेंट। दे हैव टू ट्राइंगल्स आर गिवन, वन इज ABC and another is PQR। if I put this triangle PQR above the triangle ABC, if this triangle is cover the triangle ABC it means they are congruent। समझ में आ रहा है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, अगर एक ट्राइंगल को उठा के मैं दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखूं, वैन सुपरपोज मतलब एकदम उठा के उसके ऊपर रखना, और दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, और वो एक दूसरे को एकदम पूरी तरह कवर कर लेते हैं, इट मींस दे आर कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ABC and triangle PQR have the same size and shape, so they are congruent। So we would express this as triangle ABC, this is the symbol of congruence। ये congruence का symbol है। कैसे बनाते हैं, सॉरी इक्वल टू का साइन होता है ना, इक्वल टू का साइन बनाते हैं और इसके ऊपर ये एग्जैक्ट सीधा होना चाहिए बेटा, ये मेरा थोड़ा पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, इससे टेढ़ा हो जाता है। एग्जैक्टली स्ट्रेट इक्वल का साइन होना चाहिए और उसके ऊपर ऐसा टेढ़ा करते हुए इस तरीके से, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंस। ये जो है वो कॉन्ग्रेंस का सिंबल है। समझ में आया? जैसे यहां बना हुआ है, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल PQR। अब आगे पढ़ेंगे। दिस मीन्स दैट when you place triangle PQR on triangle ABC, इसका मतलब जब आप ट्राइंगल PQR को, सी दिस इज ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR को ट्राइंगल ABC के ऊपर रखते हो, सो P falls on A, Q falls on B and R falls on C। सी अगर आपने PQ ट्राइंगल दिस PQR को उठा के इसके ऊपर रखा, सुपरपोज किया ट्राइंगल ABC के ऊपर, तो P किसके ऊपर आएगा, A के ऊपर,
Q किसके ऊपर आएगा, B के ऊपर, और R किसके ऊपर आया, C के ऊपर, यही बताया यहाँ पे, है ना. Q falls on B and R falls on C. Also, line segment PQ falls along line segment AB. See, this line segment PQ falls on triangle line segment AB, है ना. और ये line segment PR falls on line segment AC and line segment this QR falls on line segment BC. कॉन्ग्रेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, क्या किसके ऊपर आ रहा है, कौन किसके कॉन्ग्रेंस हो रहा है. इस ट्राइंगल को पी क्यू आर को उठा के मैं ट्राइंगल एबीसी के ऊपर रख रही हूं, तो पी किसके ऊपर आ रहा है, पी फॉल्स ऑन ए, क्यू फॉल्स ऑन बी एंड आर फॉल्स ऑन सी, है ना. ऑल्सो लाइन सेगमेंट पी क्यू फॉल्स अलोंग लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट क्यू आर, है ना, लाइन सेगमेंट क्यू आर falls along line segment BC and PR, line segment PR falls along line segment AC. This shows that while talking about congruence of triangle, not only the measure of angles, the length of sides matters, but also the matching of vertices. मतलब ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस की हम बात करें तो एंगल के साथ साथ उसकी साइड्स की लेंथ और उसके वर्टेक्स वो भी एक दूसरे से मैच करते हैं. सो इन द अबव केस, है ना, सो इन द अबव केस द करस्पॉन्डेंस इज ए करस्पॉन्डिंग पी, बी करस्पॉन्डिंग क्यू, सी करस्पॉन्डिंग आर. तो वी मे राइट लाइक दिस कि ए बी सी करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर. दिस इज द सिंबल ऑफ करस्पॉन्डिंग, है ना, कि ये जो है इसका मतलब क्या हो गया, ए पी के इक्वल है, बी क्यू का इक्वल है, सी आर का इक्वल है. ये बताता है ये वाला सिंबल कि मतलब ए और पी एक जैसे होगा ना. पी किसके ऊपर गिरा, ए के ऊपर, क्यू फॉल्स ऑन बी, आर फॉल्स ऑन सी. तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग, है ना, सिंबल. नाउ अब आता है एक्सरसाइज 7.1. तो ये समझ में आया क्या होता है करस्पॉन्डेंस, की अगर हम दो ट्राइंगल की बात करें कि ये दोनों ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की, है ना. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड व्हेन सुपरपोज दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली. अगर एक दूसरे को ऊपर रखे हम इस ट्राइंगल पी क्यू आर को उठा के अगर मैं ए बी सी के ऊपर रखूं तो ये एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, साइज और शेप दोनों का सेम होगा, तो दे आर कॉन्ग्रेंट. तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. तो जब हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो पी फॉल्स ऑन ए, क्यू फॉल्स ऑन बी, आर फॉल्स ऑन सी, है ना, इसके ऊपर गिरेगा. और दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये जो लाइन सेगमेंट फॉल्स अलोंग लाइन सेगमेंट ए बी, है ना, लाइन सेगमेंट पी आर फॉल्स अलोंग लाइन सेगमेंट ए सी एंड दिस लाइन सेगमेंट क्यू आर फॉल्स अलोंग लाइन सेगमेंट बीसी. इसके ऊपर गिरेगा तो इसके हमें क्या पता चलता है कि एंगल के मेजर के साथ साथ नॉट ओनली द मेजर ऑफ एंगल्स, द लेंथ ऑफ साइड्स मैटर बट ऑल्सो द मैचिंग ऑफ वर्टाइसेस. की साइड्स की जो लेंथ होती है वो भी मैटर करती है और उनके वर्टाइसेस भी मैच होने चाहिए, तो वो ट्राइंगल दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंस. और वो कब होगा, जब ए पी एक साथ होंगे, बी क्यू एंड सी आर. तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस हुए. Now exercise 7.1, complete the following statements. अब यहाँ पे कोई 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिन्हें कि हमें कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट इज 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ, कब 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होंगे, मैंने क्या बताया था, इफ दे हैव द सेम लेंथ. जब उनकी लेंथ कैसी होगी, सेम होगी. तो आंसर इज दिस, दे हैव द सेम लेंथ. तभी हम बोलेंगे ना कि हाँ दोनों लाइन सेगमेंट, ने बताया ना आपको, जब कॉन्ग्रेंस अमंग लाइन सेगमेंट की 2 लाइन सेगमेंट अगर मैं बोलूं कि दीज 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट, तो आपको तुरंत क्या समझ आना है, इसका मतलब उनका जो लेंथ है वो सेम है. और अगर मैं ये बोलूं कि 2 लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो सेम है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं क्योंकि इनकी लेंथ सेम है. तो लाइन को पूरा करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है. तो 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम लेंथ. अमंग द कॉन्ग्रेंट angles one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is, क्या बताया था मैंने,
कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स में अगर दो एंगल्स का मेजर सेम है देन वी से कि दे आर कॉन्ग्रेंट, वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो उसमें से अगर एक का मेजर 70 डिग्री है तो नेचुरली दूसरे का भी मेजर क्या होगा, 70 डिग्री होगा, तभी तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, द एंगल इज 70 डिग्री, कि अमंग द कॉन्ग्रेंट एंगल, ये जो दो कॉन्ग्रेंट एंगल हैं उसमें एक का मेजर 70 डिग्री है तो मेजर ऑफ द अदर एंगल इज 70 डिग्री, वो भी क्या होगा 70 डिग्री होगा, इसलिए तो वो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए। थर्ड, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। अगर मैं ऐसा बोल रही हूं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेजर ऑफ एंगल ए का मेजर जो होगा वही एंगल बी का भी मेजर होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो वी राइट लाइक दिस, एम एंगल ए इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल ए, एम एंगल बी इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल बी। समझ में आया ये तीनों? कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। अब गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रेंट शेप्स। कॉन्ग्रेंट शेप के एग्जांपल देने तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, शेयरिंग नहीं, शेविंग ब्लेड्स आएगा बेटा यहाँ पे, शेयरिंग नहीं, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम ब्रांड। सेम ब्रांड का आप देखो, जिलेट का ब्लेड दे दो, बोलो तो जिलेट का जो ब्लेड होगा वो जितने भी जिलेट के ब्लेड होंगे वो सब सेम शेप और साइज के होंगे। या बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट, सेम पैकेट, गुड्डे के बिस्किट आप लोग उनको खोल के देखो तो जितने भी गुड्डे के बिस्किट आप खोलोगे सबके अंदर सेम शेप और साइज के बिस्किट्स होंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ congruent shapes. Now third question, if triangle ABC congruent to triangle FED under the correspondence ABC to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles. अब ये बोल रहे हैं अगर मैं ये बोलूं कि दो ट्राइंगल है, देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, इससे अच्छा ड्रॉ नहीं होता है बेटा उसमें, फिर भी आप लोग देखना। अगर मैं बोलूं दो ट्राइंगल, सी दिस इज ट्राइंगल A B C और this is triangle F E D। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इन्होंने क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का सिंबल मैंने क्या बताया था, एक वेव जैसा और दो इज इक्वल टू के साइन। इस ट्राइंगल एफ ई डी, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो एग्जैक्ट एफ फॉल्स ऑन ए, ई फॉल्स ऑन बी एंड डी फॉल्स ऑन सी। तो ये बोल रहे हैं राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो हमें ये लिख के बताओ कि कौन कौन से दोनों के जो पार्ट है वो कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमको, एक तो कॉन्ग्रेंट है मतलब इक्वल है दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल एफ ई डी एंड ए बी सी इज corresponding FED। corresponding का मतलब होता है A is corresponding to F, B is corresponding to E and C is corresponding to D। तो वही हम लिखेंगे। और क्या इक्वल होगा इसमें, लाइन सेगमेंट ABC, लाइन सेगमेंट AB is corresponding to लाइन सेगमेंट FE, लाइन सेगमेंट BC is corresponding to ED and लाइन सेगमेंट AC is corresponding to FD। और क्या करोगा, वर्टाइसिस, एंगल A is corresponding to angle F, angle B is corresponding to angle E, angle C is corresponding to angle D। इस तरीके से हम बताएंगे कि कौन से पार्ट कॉन्ग्रेंट है, therefore they are congruents। ये दोनों जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है। समझ में आया क्यों है, हमें उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बताने ट्राइंगल के, व्हाई दे आर कॉन्ग्रेंस, ये क्यों कॉन्ग्रेंस है। इसलिए कॉन्ग्रेंस है कि ये लाइन सेगमेंट करस्पॉन्डिंग है इस लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट करस्पॉन्डिंग है इस लाइन सेगमेंट के, ये लाइन सेगमेंट करस्पॉन्डिंग है इस लाइन सेगमेंट के। और जो एंगल्स हैं, एंगल ए इज corresponding to angle F, angle B is corresponding to angle E, angle C is corresponding to angle D। तो इसलिए ये हो गए correspondence। ठीक है, now question
4. If triangle DEF is corresponding to triangle BCA, write the parts of triangle BC that correspondent to angle E. अब देखो इसी का नाम मैं अगर कर दूं ऐसे, ये दो ट्राइंगल है और इनका नाम मैं लिख दूं अभी सी, हाँ इसका नाम है ट्राइंगल DEF, मतलब दिस इज D E and F, this is B C and A. These are the two triangles. अब दोनों करस्पॉन्डेंस है, ये साइन, ये करस्पॉन्डेंस का साइन बनाया मतलब इक्वल है दोनों. तो राइट द पार्ट ऑफ ABC, राइट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल है, ये इसका गलत बन गया, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल BCA दैट करस्पॉन्ड टू एंगल E. अब एंगल E का करस्पॉन्डिंग क्या लगता है आपको, क्या होगा, एंगल C ना. एंगल E का करस्पॉन्ड, मैंने क्या बताया, दिस ये इसके ऊपर, ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग, ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल C, तो C, आंसर इज C. EF, दिस इज EF, EF किससे करस्पॉन्डिंग होगा, लाइन सेगमेंट CA, है ना, लाइन सेगमेंट EF is corresponding to line segment CA. Angle F is corresponding to angle A, and DF, where is DF? DF, this DF is corresponding to line segment BA. This is the answer. यहाँ पे EF है ना, तो यहाँ पे एंगल F दिया, एंगल F, दिस इज नॉट एंगल F, EF line segment EF is corresponding to line segment CA. लाइन सेगमेंट CA के करस्पॉन्डिंग होगा. समझ में आ गया. क्वेश्चन था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल BCA, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें पार्ट बताने हैं. तो एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल C, लाइन सेगमेंट EF का करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट CA, है ना. लाइन ये एंगल F का करस्पॉन्डिंग एंगल A एंड DF का करस्पॉन्डिंग BA. समझ में आया. सो दिस इज द एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रेंस, क्या क्या इक्वल होगा तब जाके वो करस्पॉन्डेंस होगा, है ना. अब आता है फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स. अब हम इस चैप्टर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 4 क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं, SSS, SAS, ASA और RHS. तो फर्स्ट क्राइटेरिया है SSS, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन. आज हम खाली इस वीडियो में यही पढ़ेंगे. जैसे कि इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. So what is the meaning of SSS? Side congruence criterion. कि अगर दो ट्राइंगल हैं और एक ट्राइंगल की तीनों sides, the 3 sides of one triangles are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, that means the triangles are congruent. अगर एक ट्राइंगल की तीनों sides इक्वल होती है दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से, इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट. कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. अब हम आगे देखेंगे. सी, दिस इज ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल DEF. अब ये बोल रहे हैं दोनों करस्पॉन्डेंस है. वाई? सी, A is corresponding to D, B is corresponding to E, C is corresponding to F, AB is corresponding to DE. So what is the length of line segment AB? This is 3.5. And what is the length of line segment DE? This is also 3.5. C, equal हो गया. Now line segment BC is corresponding to line segment EF, and length of the line segment BC is 4 centimeter, and here also length of line segment EF is 4 centimeter. It means ये भी congruence हो गई. Now third,
AC, line segment AC is corresponding to line segment DF, and the length of line segment AC is 2 centimeter. Here also length of line segment DF is 2 centimeter. It means triangle ABC congruence to triangle DEF by SS congruence rule. ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों आपने ये दोनों ट्राइंगल को congruence बोला. Which criteria you use to say that these triangles are congruent? So you write by SSS congruence rule, side congruence rules के according ये दोनों triangle congruence हैं. और ये reason लिखना पड़ेगा क्योंकि इस chapter में हमें सिर्फ proof that ही करना है कि why they are congruent or which criteria you use to find out कि they are congruent. So this we use side congruence rules कि they are congruent. समझ में आया? इस क्राइटेरिया में हमें साइड देख के और लिखना है कि जैसे AB इक्वल टू DE एंड लेंथ इज 3.5, BC इज इक्वल टू EF एंड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू DF एंड लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स इक्वल हो गई, एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग लाइंस है ना. इट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंस. तो कॉन्ग्रुएंस का साइन लिखने का कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें ना. अब हमें इसके ट्राई दीज दिए हुए पेज नंबर 140 एंड 141 पेज पर. इन द गिवन फिगर्स लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड. कुछ फिगर्स दी हुई है देखो यहाँ पर और उनकी लेंथ दी हुई है. बाय अप्लाइंग द SSS congruence rule state which pairs of triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उन फिगर्स में हमें ये फाइंड करना है कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं. अगर कॉन्ग्रुएंस है तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में उनको लिख के बताना है. सी फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो देख के पता चल जाता है. दिस इज 1.5, दिस इज 1.5, 2.2, 2.2, 2.5, 2.5, दोनों तीनों की साइड्स इक्वल है. इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन हमें लिख के बताना पड़ेगा उनको, है ना. सॉरी, तो सब क्वेश्चन ही है. देखो कितने सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. उसमें देखो AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. ये मैंने फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि वो फिगर तो उधर है. एक ट्राइंगल है, दिस इज A. मैं रफ फिगर बना रही बेटा, ऐसे वो जो आपको तो बुक में दी हुई है ना, BC इसकी है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है ना. दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर and this is 2.2 centimeter. This is 2.2 centimeter. और दूसरा है PQR, वो भी सेम है ना. दिस इज PQR. It is also 2.5 centimeter. This is 2.2 centimeter and this is 1.5 सेंटीमीटर. देखो ये क्वेश्चन था. अब हमें बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस क्यों है. तो आपको किस तरीके से लिखना है, इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टेप आपको पूरे लिखने पड़ेंगे. सी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में जो ये है AB और PQ वो इक्वल है क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है 1.5. लिख दिया. फिर देन BC इज इक्वल टू QR, क्योंकि क्या है रूल क्या है, SSS अप्लाई कर रहे हैं हम, साइड साइड साइड, तो तीनों साइड हमें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी. तो BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर. इन द टू ट्राइंगल्स A is corresponding P, B is corresponding Q, C is corresponding R. This 1-1 correspondence between the vertices of the triangle is written ABC corresponding to PQR. So triangle ABC
कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल PQR और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रेंस रूल। मतलब तीनों साइड्स हमने बता दी, हमने वर्टाइसेस बता दिए करस्पॉन्डिंग है, हमने फिर बता दिया इसलिए ये एंगल करस्पॉन्डिंग है इस एंगल के, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है। तो ये जो हमने लिखा है ना स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसी तरीके से लिखना है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, DEF एंड LMN, वो दो ट्राइंगल में आप देखो, ये रहा एक ट्राइंगल, यहां देख लो DEF और LMN, इसमें DF इज इक्वल टू LM है क्या, दिस इज 3.2 है, दिस इज 3 है, तो नॉट इक्वल टू आएगा कि ये इज नॉट इक्वल टू LM, है ना। DM DEF और LMN, DE इज इक्वल टू, अच्छा सी 3.2 है, 3.2 है, 3.5 है, 3.5 है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तीनों साइड की लेंथ देखो, तीनों में तीनों साइड्स हैं 3.5 3.5 3.2 3.2। तो इसको अगर मैं, अब ये बहुत ध्यान से देखना है आपको, हाँ ये बनाना पड़ेगा फिगर, यहां ध्यान से देखना है क्यों ये करस्पॉन्डिंग कैसे होंगे। एक है ये है DE एंड F, और ये वाला फिगर जो है उसको मैं यहां बनाती हूं, ये है LM और N, ये है 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज 3.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। और इस ट्राइंगल में ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है और ये 3.2 है, दिस इज 3.2। अब ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग होंगे देखो, हाँ इसमें DE और यहां 3.2 क्या है MN, तो ये इक्वल हो जाएगी DE इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू LN इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड EF इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से साइड को हमने इक्वल किया, समझ रहे हो ना, दोनों में सेम लेंथ तो थी पर इधर उधर है, तो हमने क्या किया, जो जो इक्वल इक्वल साइड वो बना लिया, जैसे कि DE इज इक्वल टू MN, तो D किसके करस्पॉन्डिंग होगा N के, और E किसके करस्पॉन्डिंग होगा M के। मतलब इस ट्राइंगल को उठा के ऐसे मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये D कहां आएगा N के ऊपर, E कहां आएगा M के ऊपर, और F कहां आएगा L के ऊपर, क्योंकि हमें सेम साइड को सेम सेम के रखना पड़ेगा, तो ये तो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, है ना। तो इस ट्राइंगल को उठा के मैं ऐसे रखूंगी, ऐसे करके यहां से उठा के उसको मैंने ऐसे रखा, तो ये D आ गया N के ऊपर, तो D इज करस्पॉन्डिंग टू N, और ये जो E है वो करस्पॉन्डिंग हो गया M के, और ये जो F है वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा L के, तो ये तो कॉन्ग्रेंस होंगे ना। कॉन्ग्रेंस का मतलब ही वही है, मैंने बताया ना आपको, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। यहाँ पे फिगर ऐसी दी हुई है, लेकिन आपको कॉन्ग्रेंस करने के लिए उसको इस तरीके से रखना पड़ेगा कि सेम साइड के ऊपर आए, है ना। तो D जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा N के, तो आप D को L के करस्पॉन्डिंग बोलोगे तो गलत हो जाएगा, और E को M के करस्पॉन्डिंग बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो 3.2 है DE और ये LM तो 3 है, तो आपको पहले साइड इक्वल करनी है। कैसे इक्वल किया हमने, DE इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू LN इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड EF इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो उससे से पता चल जाएगा D इज करस्पॉन्डिंग टू N, E is corresponding to M and F is corresponding to L। अब आप देखो D भी corresponding to N आ गया यहां पर, E is corresponding to M
और F इज करस्पॉन्डिंग टू L। तो वही हम नीचे लिख देंगे कि इन टू ट्राइंगल्स ये है। तो द वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ द टू ट्राइंगल इज रिटन एज DEF इज करस्पॉन्डिंग टू LNM नहीं NML, क्योंकि D के करस्पॉन्डिंग क्या है N, और E के करस्पॉन्डिंग क्या है M, और F के करस्पॉन्डिंग क्या है L। तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग होता है उसको उसके साथ ही लिखना है, तो ही वो कॉन्ग्रेंस होंगे। सो ट्राइंगल DEF इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल NML। अब हाँ LML नहीं लिखोगे, LML लिखो तो गलत हो जाएगा, क्यों, किसके करस्पॉन्डिंग क्या था, D किसके करस्पॉन्डिंग था N के करस्पॉन्डिंग, E किसके करस्पॉन्डिंग था M के करस्पॉन्डिंग, और F किसके करस्पॉन्डिंग था L के करस्पॉन्डिंग। इसलिए देयरफॉर ट्राइंगल DEF is congruent to triangle NML by SSS congruence rule। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जाने के लिए फिर पीछे देखना पड़ेगा क्या था। सी दिस इज 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 कोई नहीं है ना? तो इसमें तो सिंपल हो जाएगा कि क्या, देखते हैं। थर्ड, in triangle ABC and triangle PQR, AC is equal to RP is equal to 5 centimeter, BC is equal to QP is equal to 4 centimeter, but AB is 2 centimeter and RQ is 2.5 centimeter। इसका फिगर बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, है ना? नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसी साइड बना के दिखाती हूँ कि क्या है, क्यों वो करस्पॉन्डेंस नहीं हुई। जैसे इसमें तो हमने साइड को चेंज करके बता दिया कि करस्पॉन्डेंस है, दोनों की जो है वो एक जैसी थी। अब देखो इसमें क्या है ना, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस इज A B and C, okay, this is 5 centimeter, this is 4 centimeter and this is 2 centimeter। दूसरा ट्राइंगल है ये, दूसरा ट्राइंगल है PQR, P Q एंड R। उसमें ये है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आप जो है जब वीडियो देखो तो टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, तो ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, नाउ अब हम करस्पॉन्डेंस करने जाए तो AC इज इक्वल टू PR, है ना? ये मैं यहां लिखा है ना, AC इज इक्वल टू RP, this is 5 centimeter, BC is equal to QR, BC is equal to QR is equal to 4 centimeter, but AB is 2 centimeter and RQ is 2.5 centimeter। That is AB is not equal to RQ। नहीं इक्वल हुआ ना, ये दो तो इक्वल हो गई 5 और 4 सेंटीमीटर वाली, बट दिस इज AB is 2 centimeter and RQ is 2.5 centimeter। It means AB is not equal to RQ. So we do not have one corresponding between the vertices of the two triangles such that the corresponding sides are equal। Hence the two triangles are non-congruent। तो हम इसमें वर्टाइसेस एक दूसरे corresponding नहीं पा पाए ना, है ही नहीं एक दूसरे corresponding, क्योंकि इनके साइज ही इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABD, पहले फोर्थ क्वेश्चन में ड्रॉ कर देती हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज, ये फिगर देखोगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुनोगे तो ही समझ में आएगा। हाँ, ऐसे नहीं समझ में आने वाला नहीं है चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है ध्यान से देखना। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन टू ट्राइंगल्स आर गिवन लाइक दैट। सी, ये हो गया बीच का 1 2 and ये थोड़ा बेटा ठीक से नहीं बनता है इसमें, पर चलाना पड़ेगा, क्या करें। A and B, this is D
and this is C. Okay, this is 3.5, ये 3.5 है, this is also 3.5, ये भी 3.5 है, ये 2.5 है, this is 2.5 और ये भी 2.5 है, 2.5. तो एक ट्राइंगल हो गया ABD और एक ट्राइंगल हो गया ACD, जिसमें AD कॉमन है दोनों में. ठीक है, दो ट्राइंगल हो गए ना, ABD और ACD, और उसमें जो AC लाइन सेगमेंट है वो दोनों में कॉमन है. सी, अब व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 3.5, ये दोनों 3.5 3.5, एंड BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 2.5, इसकी भी लेंथ, BD की लेंथ 2.5, CD की लेंथ 2.5, एंड AD इज इक्वल टू AD. इस ट्राइंगल में भी AD है, इस ट्राइंगल में भी AD है. वो क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन साइड है. तो सी, इन द टू ट्राइंगल्स, एक इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, इस ट्राइंगल का A इस ट्राइंगल के A के साथ करस्पॉन्डिंग हो गया, इस ट्राइंगल का B करस्पॉन्डिंग हो गया इस ट्राइंगल के C के साथ, और इस ट्राइंगल का D और इस ट्राइंगल का D वो आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए. तो हो गया ना सबके वर्टाइसेस करस्पॉन्डिंग, है ना. तो दिस one correspondence between the vertices of the two triangle is written as ABD corresponding to ACD. मतलब A किसके corresponding है, इस ट्राइंगल के A के, this B is corresponding to this C and this D is corresponding to this triangle D. So ABD is corresponding to ACD. इसमें अगर आपने ABD corresponding to ADC लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा. आपको जो जिसके करस्पॉन्डिंग, A के करस्पॉन्डिंग A आया, B के करस्पॉन्डिंग C आया और D के करस्पॉन्डिंग D आया, तो ऐसे ही लिखना है. सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर triangle AB is equal to AC and D is the midpoint of BC. ये तो दो साइड जिसकी इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना. तो इसमें AB जो है वो AC के इक्वल है. जब इस तरह का निशान बना हो मतलब ये इक्वल लाइन सेगमेंट है, और जो D है वो मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट मतलब BC को बीचों बीच कट कर रहा है, बीचों बीच में है BC के, इसलिए जब ऐसा लिखा होता है मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BC को वो बीचों बीच कट कर रहा है. तो फर्स्ट हमें लिखना है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. इनके 3 इक्वल पार्ट लिख रहे हैं. फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC, गिव रीजन. क्यों कॉन्ग्रुएंस है वो हमें एंगल बताना है. इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वाई. 3 क्वेश्चन हमको इनमें पूछे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC में कौन से 3 इक्वल पार्ट है. फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, वो तो दिया ही है, सॉरी वो तो दिया ही है हमें. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन ना, ये तो दिया ही है कि ये इक्वल टू ये, तो AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन. अब BC और CB ये कॉमन साइड हो गई दोनों की, है ना, और AC और AB ये भी गिवन है. तो ये 3 इक्वल हो गया. ये देखो AB और AC गिवन दिया ही है, BD और CD, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो मिड पॉइंट पे ये ज्यादा सही है, D मिड पॉइंट है, मिड मतलब बीचों बीच कट कर रहा है, तो इसलिए BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, है ना. तो ये तो दिया है AB इज इक्वल टू AC और BD इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू AD. ये कॉमन लाइन हो गई दोनों ट्राइंगल में, इसमें भी ये AD है, इसमें भी AD है, तो ये भी कॉमन हो गई. तो ये 3 पॉइंट हमें दे दिए. AB is equal to AC, this is given in the question. BD is equal to CD, why? Because D is the midpoint of BC, बीचों बीच में, इसलिए दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. एंड AD is equal to AD क्योंकि दोनों कॉमन साइड है AD. अब सेकेंड क्वेश्चन था कि ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC, गिव रीजन.
there is 1-1 correspondence between the vertices of triangle ADB and triangle ADC such that ADB corresponding to ADC. C क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, बार बार पिक्चर देखने के लिए पीछे जाना पड़ रहा है. क्या ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है ना, दिस इज द ट्राइंगल, और ये बीचों बीच इसको कट कर रहा है यहाँ पर. तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D. D is the midpoint of BC. अब ये बोल रहे दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस ट्राइंगल Y. 1-1 करस्पॉन्डेंस बताना पड़ेगा कैसे? ADB is corresponding ADC, तो A is corresponding to A है ना, and D is corresponding to D क्योंकि D दोनों में कॉमन है, and B is corresponding to C. We have seen that the three sides of triangle ADB are equal to the corresponding three sides of triangle ADC. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC. ये हमने पहले ही बता दिया, यहाँ ऊपर भी बताया ना कि तीन चीज कॉमन है. AB is equal to AC, BD is equal to BT common side, and AD is BD is equal to DC. मिड पॉइंट ऑफ द D जो है मिड पॉइंट. तीन चीज हमने बताई, इसलिए ये जो ट्राइंगल है ADB कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ADC के, ये रीजन है. थर्ड क्या क्वेश्चन पूछा था उसने? थर्ड क्वेश्चन इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C? Why? Yes, एंगल B कॉन्ग्रुएंस टू एंगल C बिकॉज दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्योंकि वो दो कॉन्ग्रुएंट के मतलब एक जैसे ट्राइंगल के एंगल है, इसलिए वो दोनों इक्वल होंगे. ट्राइंगल ADB और ADC के, तो इसलिए वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. वो तो जब कॉन्ग्रुएंस है तो कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब ही एक सारी दोनों का एक ही चीज होगी. है. अब आता है थर्ड क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD एंड AD इज इक्वल टू BC. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुली रिटन? अब उसमें ये एक फिगर दी हुई है, उसमें उन्होंने क्या बताया? दो चीज इक्वल बता दी. एक तो AC जो है वो किसके इक्वल है? BD के. ये BD मतलब ये AC ये BD के इक्वल. अब दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना इसमें, एक ट्राइंगल हो गया ADB और एक ट्राइंगल हो गया ACB. तो ये जो है AC वो इक्वल है BD के, और ये AD इज इक्वल है BC के. तो दो इसमें बताए हैं, तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है. तो फर्स्ट है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD. एक तो ये बताया, और दूसरा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD. First, in the given figure, if we write triangle ABC congruent to triangle ABD, then A is corresponding to A, B is corresponding to B, and C is corresponding to D, which is not true. मतलब वो सही नहीं है. देखो A को ABC, A को और ABD, A को A के ऊपर आना चाहिए, B को B के ऊपर आना चाहिए, और C को D के ऊपर आना चाहिए, जो कि सही नहीं है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये मीनिंगफुल नहीं है. और दूसरा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. अब इसमें देखो A इज करस्पॉन्डिंग टू B, B इज करस्पॉन्डिंग टू A एंड C इज करस्पॉन्डिंग टू D. मतलब इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC को उठा के अगर ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो C किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? D के, है ना, और B किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? A के, और A किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? B के. तो एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी हो जाएंगे ना. मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ABC वाला ट्राइंगल, इसको उठा के अगर मैं ऐसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं, मतलब इसके ऊपर रख दूं, तो C किसके ऊपर आ जाएगा? D के ऊपर आ जाएगा. B किसके ऊपर आ जाएगा? A के ऊपर आ जाएगा, और A किसके ऊपर आ जाएगा? B के ऊपर आ जाएगा. तो C तो क्या हो जाएगा? A is corresponding to B, B is corresponding to C, and sorry B is corresponding to A and C is corresponding to D. तो ये हो गया. देखो A is corresponding to B, B is corresponding. आपको सिर्फ ध्यान से सोचना है
कि अगर इस वाले ट्राइंगल उठा के इसके ऊपर एग्जैक्ट रख दें तो सी किससे करस्पॉन्डिंग हो गया, डी के, बी किससे करस्पॉन्डिंग हो गया, ए के, और ए किससे करस्पॉन्डिंग हो गया, बी के, विच इज ट्रू, जो कि सही है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी क्या क्या कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज कॉमन लाइन, बी सी इज इक्वल टू AD जो दिया हुआ है, गिवन है, एंड AC इज इक्वल टू BD, दिस इज ऑल्सो गिवन. तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BAD बाय SSS कॉन्ग्रेंस होती, तीनों साइड इक्वल हो गया ना, साइड से ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, एंड दिस इज कॉमन, कॉमन तो इक्वल ही होगी. तो इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BAD इज मीनिंगफुली रिटन. इसलिए ये जो सेकंड वाला लिखा है वो एकदम सही लिखा है, पहले वाला सही नहीं है. समझ में आया? हाँ, तो आज मैंने सिर्फ आपको एक ही क्राइटेरिया इसलिए एक्सप्लेन किया है, कौन सा, साइड साइड साइड. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कैसे आप एक फिगर को उठा के दूसरे फिगर के अगर ऊपर रखते हो, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आ रहा है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग होगा. बस वही ध्यान रखना, और ये सारे जो स्टेप्स हैं वो याद कर लेने हैं, और उसको ही स्टेप्स को पूरा लिख के आपको बताना है कि दिस बाय दिस कॉन्ग्रुएंस रूल, सी जैसे यहाँ पे लिखा है बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, दिस इज प्रूफ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BAD. इस तरीके से लिखोगे तो ही फुल मार्क्स दिखेंगे. और आपने सीधे लिख दिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BED, बट कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से वो नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाते हैं. तो इसलिए आपको ये हमेशा बताना पड़ेगा कि बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल्स दीज ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, समझ जाओगे तो बहुत इजी है. इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना और समझना. बाद में फिर मैं इसकी PDF भेजती हूँ आपको, तो ये एज इट इज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं वैसे भी मैसेज भी डालूंगी, इस बार आपको 2 नोटबुक बनानी है. जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर की नोटबुक में काफी सारे पेज बचे हैं वो उसमें पेज फोल्ड करके SAM 2 लिख देंगे और डेट डाल के चैप्टर का नाम डाल के एक्सरसाइज कर लेंगे. और जिनकी भर चुकी है तो वो नई 150 पेज की 2 नोटबुक बनाएंगे, इसलिए क्योंकि इस बार मैंने नोटबुक चेकिंग भी रखी है. तो जब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो ये नोटबुक मैं आपकी चेकिंग में मंगा लूंगी. पर मैथ्स में तो रोज काम रहेगा, तो आपको फिर जो मैं नया चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी उसका वर्क करना होगा. तो जो दूसरी नोटबुक आपके पास होगी आप उसमें वो वर्क करना शुरू कर दोगे. और जब मेरी ये नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी चेकिंग, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी. और जब वो वाला दूसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा वो नोटबुक करेक्शन में लूंगी, तो आप पहली वाली नोटबुक में अपना वर्क लिखना शुरू कर दोगे, है ना. क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है बेटा, मैं एक ही दिन में तो चेक करके नहीं दे पाऊंगी. तो इसलिए आपका भी वर्क इनकम्प्लीट ना रहे, हमारा वर्क भी रेगुलर होता रहे, करेक्शन भी रेगुलर होता रहे, इसलिए फिर मैंने ऐसा सोचा है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इस क्राइटेरिया जो मैंने आज सिखाया है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, अच्छे से पढ़ना समझना और ये वर्क अपनी नोटबुक में करना. बाय एंड टेक केयर.